सत श्री अकाल, राम राम, आदाब, नमस्कार, वट एवर यू फील कनेक्टेड विथ। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कक्षा 9वीं की बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर कोशिका जीवन की एक मौलिक इकाई के एमसीक्यू बहु विकल्पी प्रश्नों को। और ये प्रश्न जो है ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम समय व्यर्थ ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है माइक्रोप्लाज्म, दूसरा है अमीबा, तीसरा श्वेत प्रकार रक्त कणिका और चौथा है लाल रक्त कणिका। तो अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पे अमीबा तो एक कोशिकीय जीव होते हैं, लेकिन ये सबसे छोटे नहीं होते हैं। श्वेत रक्त कणिका ये हमारे बॉडी में होते हैं। लाल रक्त कणिका ये तो हमारे बॉडी में होते हैं ह्यूमंस में। और ह्यूमंस में सबसे छोटा क्या कौन होता है? तो हम अगर मेल में देखें तो स्पर्म होता है। तो ये तो नहीं होगा। लाल रक्त कोशिका भी नहीं होगा। अमीबा ये तो एक कोशिकीय जीव है, लेकिन ये बड़े होते हैं, ये भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए माइकोप्लाज्म। चलिए अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्ध पारगम्य है? अर्ध पारगम्य का मतलब होता है जो कुछ ही चीज़ों को अंदर बाहर होने देता है। अब ये ऐसा कौन सा जो कोशिका अंगक है जो कोई भी पदार्थ है उसे हमेशा के मतलब पूरे सभी चीज़ों को नहीं आने जाने देता, कुछ ही चीज़ों को अंदर आने जाने देता है। तो इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कोशिका भित्ति दिखाई दे रही है। और कोशिका भित्ति क्या होती है? कठोर होती है, जो सभी चीज़ों को अंदर बाहर जाने देती है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। फिर आपका है प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली जैसे कोई है नहीं, तो ये भी नहीं हुआ। केंद्रक ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है? कोशिका झिल्ली। और तो राइट आंसर हो गया हमारे पास कोशिका झिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका भित्ति होती है। अब बताइए कोशिका भित्ति कैसे होती है? कोशिका भित्ति की बात करें तो ये क्या होती है? हम बताए थे कि ये सभी चीज़ों को अंदर और बाहर होने देती है, सभी चीज़ों को। तो ये चयनात्मक पारगम तो नहीं होती है, ये गलत ऑप्शन हो गया। अर्ध पारगम तो हमारे होती है कोशिका झिल्ली, ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर हो गया पारगम्य झिल्ली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा जो क्वेश्चन है वो हमारे पास ये है कि जीव द्रव जिसे बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो हम लोग जानते हैं कि जीव द्रव की खोज किसने की थी? जीव द्रव की खोज किसने की थी? तो हम जानते हैं जे.ई. पुरकिंज जो है, जो जे.ई. पुरकिंजे थे, उन्होंने ही जीव द्रव की खोज की थी। तो राइट आंसर हो जाता है हमारे पास जे.ई. पुरकिंज। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? अब हम जानते हैं न्यूक्लियस जो होता है वो क्या है? होते हैं कि जो कोशिका होती है उसके बीच में जो क्या पाया जाता है? केंद्रक होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। तो केंद्रक की खोज किसने की? यहाँ न्यूक्लियस शब्द का उपयोग किया गया है। तो ये न्यूक्लियस और केंद्रक दोनों एक ही चीज़ है। तो न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, अच्छा चलिए बात करते हैं लीविनहॉक ने किसकी खोज की थी? जीवित कोशिका की खोज की थी, है ना। स्वीडन और स्वान जो थे उन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया था। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या बनता है? रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, चलिए कोशिका के क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है। अब आप ये बिना ऑप्शन देखे आप इसका आंसर कर सकते हैं कि कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है। किससे नियंत्रित होती है? जैसे अगर मानव शरीर में देखें तो मानव शरीर का ब्रेन जो होता है, जो मानव शरीर का ब्रेन जो है वो जो होता है सारे चीज़ों को कंट्रोल करता है, ब्रेन। उसी तरह जब कोशिका की बात करें तो कोशिका में जो केंद्रक होता है, कोशिका में जो केंद्रक होता है वो जो पूरा कोशिका की गतिविधियों को कंट्रोल करता है। तो इसलिए हम ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रक। किसके द्वारा? तो केंद्रक के द्वारा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि ई आर मीन्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे नाम आ जाता है हमारे पास पॉटर। कौन आ जाएगा? पॉटर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो हम लोग जानते हैं प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होगा? जहाँ पे क्या पाया जाएगा? राइबोसोम पाया जाएगा। कहाँ क्या पाया जाएगा?
राइबोसोम। और राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, आप ये बताइए, राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में। ठीक है, तो यहाँ पे जो जहाँ पे भी राइबोसोम होगा, राइबोसोम मीन्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या पाया जाता है? राइबोसोम। और वहीं पे क्या क्या प्रोड्यूस होती है? तो हमारा प्रोड्यूस होती है प्रोटीन। तो प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में। राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। अब देखिए, पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या होगा? तो पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या होगा? तो हमारे पास पादप कोशिका है। तो हम जानते हैं पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली तो होती है, और कोशिका झिल्ली के साथ साथ कोशिका भित्ति भी मौजूद होती है। तो सबसे बाहर कौन हो जाएगा? कोशिका भित्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। कोशिका को कौन एक निश्चित रूप प्रदान करती है? तो हम जानते हैं कोशिका भित्ति। कौन? कोशिका भित्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा कोशिकांग केवल पादपों में पाया जाता है? तो हम अभी देखें कि कौन सा कोशिकांग पादप सिर्फ और सिर्फ पादपों में पाया जाता है? तो वो होता है कोशिका भित्ति। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन घुमा फिरा के बार बार ऐसे पूछा जाता है कि कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाएगा? तो पादपों में पाए जाते हैं, और किसी में भी ये नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? आप बताइए, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है हमारे सेल्यूलोज का। किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका सिद्धांत लागू किया। कोशिका का सिद्धांत किसमें लागू नहीं होता है? कोशिका सिद्धांत किसमें लागू नहीं होता है? तो ये लागू नहीं होता है हमारे विषाणु पर। अब देखिए, विषाणु ऐसे होते हैं कि अगर वो हमारे शरीर के बाहर मौजूद है तो ये मृत होते हैं। ये कैसे होंगे? मृत होंगे। लेकिन जैसे ही शरीर में प्रवेश करेगी किसी कोशिका में, जैसे कि कोई भी बहुकोशिकीय जीव में प्रवेश करेगी, तो वो क्या हो जाते हैं? तो वो जीवित हो जाते हैं। इसीलिए इस पे जो कोशिका के जो सिद्धांत है वो लागू नहीं होता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा विषाणु। ठीक है, जिसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग वायरस। ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में वायरस शब्द से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। गुणसूत्रों की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो गुणसूत्रों की क्रियात्मक इकाई हम लोग जानते हैं कि हमारे गुणसूत्र जो होते हैं वो कहाँ मौजूद होते हैं? गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम कहाँ मौजूद होते हैं? न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस में क्या होता है? डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए। और डीएनए में ही क्या मौजूद होता है? जीन मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? जीन मौजूद होता है। तो हमारा जो गुणसूत्रों का क्रियात्मक इकाई क्या हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका सबसे लंबी होती है? तो हम लोग जानते हैं क्या कौन सी होती है। आप लोग राइट आंसर बता सकते हैं। कोशिका हमारे शरीर में सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? तो वो होती है हमारा तंत्रिका कोशिका। कौन होती है? तंत्रिका कोशिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइबोसोम केंद्र है। तो राइबोसोम हम अभी देखे थे, राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है? तो राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। किसका संश्लेषण? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, आगे देखें तो सेल्यूलोज जो होती है, सेल्यूलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? सेल्यूलोज भित्ति किस में पाई जाएगी? तो हाँ, अभी हम देखें थे कि सेल्यूलोज जो किसकी बनी होती है। अगर हम बात करें जो पौधे की जो कोशिका भित्ति है किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पौधा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोशिका किस प्रकार स्फलित होता है? स्फलित मतलब फूल जाता है। बताइए, तो कोशिका किस कारण से फूल जाता है? तो उसके अंदर देखिए, बात ऐसा समझते हैं कि ये कोशिका है। कोशिका फूलेगी कब? जब इसके अंदर कोई चीज जाएगा, और जब अंदर जाएगा तो ये परागशरण के द्वारा जाता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ाई किया था, परागशरण के माध्यम से अंदर जाएगा। और ये परागशरण कैसे होगा? अंदर की ओर हो रहा है। तो अंदर की ओर हो रहा है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे? अंतः परासरण कहेंगे। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या? अंतः परासरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? हम लोगों ने क्लास जब स्टार्ट कर रहे थे उसके सबसे शुरुआत में हम लोगों ने जाना था कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है। तो उसकी इकाई होती है कोशिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसका। तो देखेंगे कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है हमारा काइटिन से। किसका बनी होती है?
काइटिन की बनी होती है। ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को, अपने सहेलियों को ट्रांसफ़र करें। ठीक है, थैंक यू।